दोस्तों नमस्कार। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं, पूरी सत्ता का संचालन हमारे हाथों में समाहित हो जाए और उसके लिए जो कुछ भी करना हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये दोनों तरफ से द्वंद्व चल रहा है। अब देखा जाए मोदी जी किस स्तर तक पहुंच सकते हैं, अपने सारे अधिकारों को, संविधान के सारे अधिकारों को अपने हाथों में समाहित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आरएसएस के साथ भी उनका मनमुटाव चल रहा है, आरएसएस को कंट्रोल करने के लिए वे क्या करना चाह रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या है कि मोदी जी ने कहा कि 1 लाख ऐसे युवाओं की भर्ती हम करेंगे या करने जा रहे हैं जो कि किसी परिवार विशेष से, राजनीतिक परिवार विशेष से वह अलग हो, उसका कहीं दूर दूर से कोई मामा फूफा कोई रिलेशन राजनीति में नहीं हो, ऐसे युवाओं की भर्ती हम करने जा रहे हैं। और ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग दे करके राजनीति में लाएंगे। अब सब लोगों का कान खड़ा हो गया कि ये क्या करने जा रहे हैं। 1 लाख युवाओं की भर्ती करने जा रहे हैं और वह भी सरकारी पैसे से। इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी, याद रहे। पार्टी नहीं उठाने जा रही है, बीजेपी नहीं उठाने जा रही है, सरकार के खर्च पर ये सारे संगठन बनने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो न्यूज़ आ रहा है कि आरएसएस से इनका द्वंद्व चल रहा है, आरएसएस इन्हें नहीं चाह रही है, और दूसरी तरफ इनके दिमाग में चल रहा है कि यदि आरएसएस हमें नहीं चाह रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आरएसएस के ही ऑप्शन में एक ऐसा संस्था खड़ा कर देंगे जो पैरेलल टू आरएसएस हो। ऐसी संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कन्फर्म रूप से कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ऐसी संभावना है कि आरएसएस के पैरेलल वे एक ऐसा संस्था खड़ा करना चाह रहे हैं जिस पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हो। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसमें अब वो होगा क्या कि सारे बिंदुओं को देखते हुए वे ऐसा चक्रव्यूह सजाएंगे जिससे कि जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उन्हें वे नष्ट करने के लिए इन कार्यकर्ताओं का सहारा लेंगे। ये ठीक पैरेलल टू आरएसएस हो सकता है कि आरएसएस के जितने भी पहले के जो शिष्य हैं, जो उनके शाखा प्रबंधक हैं और जो सदस्य हैं, उनको भी प्रलोभन दे करके अपने पाले में कर लें, जिससे कि जैसे कभी कभी सर संघ चालक जी कहा करते हैं कि मोदी जी ज़्यादा 75 वर्ष से ऊपर नहीं काम करेंगे, तो आदि जो भी चीज़ें हैं, और उसमें मोदी जी को दरकिनार करने की जो कोशिश हो रही है। मोदी जी चाह रहे हैं अब कि 2029 तक तो मेरा कार्यकाल है ही, उसके बाद भी हम कंटिन्यू करें जैसा कि वे स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो उसके लिए आरएसएस से उन्हें अलग रहना पड़ेगा और आरएसएस के क्लच से वे बाहर जब तक नहीं आएंगे तब तक 2029 के आगे का जो कारवां है वो चलने से रहा नहीं जा पाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां उनके आगे है, वे दूरदृष्टा हैं, वे जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति 2029 के बाद फिर सब लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो क्यों नहीं सबसे पहला हम अपने ही घर में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो जाएं। अपने ही घर का मतलब उनका घर ही है आरएसएस।
तो आरएसएस जब नहीं चाहेगा तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आरएसएस के ऑप्शन में उसके जस्ट पैरेलल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वे खड़ा कर देना चाहते हैं जो कि आरएसएस कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे मोदी जी का विरोध करने के बारे में, क्योंकि आरएसएस को मालूम हो जाएगा कि मेरा अस्तित्व ही अब खत्म हो जाएगा यदि हम उनके अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि सभी संस्था को आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अभी सारा पैसा उन्हें पार्टी से ही मिल रहा है। तो इस प्रकार हालांकि उनका भी अपना है वजूद, लेकिन इसके बाद भी माने वे बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ बीजेपी और मोदी जी पर निर्भर हैं। तो ये चीज़ें कहाँ, मैं कह रहा था कि एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, एक दूसरे तरफ उनका है कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इससे और इसके बाद जो हमारे यहाँ जातिगत जो विद्वेष है उसको दूर करने के लिए भी वे कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ है क्या कि उनके सारे चीज़ों को, सारे अरमानों पर पानी फेरने के लिए ये सब जो संस्था बनेगी तो वह क्या करेगी, वह एक तरफ से इस प्रकार से कार्य करेगी जो कि विरोधियों को एकदम सत्यानाश करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। कहा गया है 1 लाख, आप और हम देखने गए हैं कि 1 लाख होगा कि 5 लाख होगा। यदि ये मान लिया जाए कि 5 लाख हो जाएंगे तो कैसे ऑपोजिशन की पार्टियां किस प्रकार से फील्ड में काम कर सकेंगी। उन्हें माने रह करके इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जिससे कि वे फील्ड छोड़ करके भाग जाएं। ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग क्या पॉलिटिकल दी जाएगी, ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाएगी जैसे कि आप देखिए हिटलर के समय में जो उनके सिपह सालार थे उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक उसी प्रकार की ट्रेनिंग मिल सकती है। मैं कंफर्म रूप से नहीं कह सकता हूं कि क्या होगी, लेकिन ऐसा है, इसकी संभावना है कि वे अगेंस्ट द ऑपोजिशन ये कुछ न कुछ कार्य करेंगे और हो सकता है कि भारत में इस प्रकार की लड़ाइयाँ आगे बहुत ज़्यादा माने रूप ले ले, भयानक रूप ले ले। तो ये तो चीज़ें हैं। मोदी जी खास करके कह रहे हैं परिवारवाद, परिवारवाद। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें महाराष्ट्र पर, झारखंड पर बीजेपी का जो लिस्ट निकला है उस पर आप यदि गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से परिवारवाद का नंगा नाच किया गया है। यहाँ माने कोई यदि किसी के पति को नहीं मिल रहा है, पत्नी को दिया, बेटा को मिल रहा है, भतीजा को मिल रहा है, बेटी को मिल रहा है, माने हर तरह से परिवारवाद, परिवारवाद का जो ये नारा गढ़ते हैं कि परिवारवाद के माने विरोध में हम हैं। आप हो सकते हैं लेकिन आपकी पार्टी कहाँ है, आप जरा सा देखिए। सारे लोग परिवारवाद के रोग से ग्रसित हैं और उसी प्रकार से टिकट का बंटवारा भी हुआ है महाराष्ट्र में भी, और झारखंड में तो खैर देख ही रहे हैं लोग कि किस प्रकार से कैसे गोटी बिठाया गया है। रघुवर दास बोलिए, उनको दे दिया गया था एक कि भाई आप संन्यास लीजिए, आपने झारखंड को चपोदंड कर दिया है, अब आप संन्यास लीजिए। वे अभी भी चाह रहे हैं कि झारखंड को हम और उसका सत्यानाश करके ही रहेंगे, और इसके लिए फिर उनको तो पार्टी ने नहीं दिया लेकिन उनकी पतोहू को दे दिया गया। इस प्रकार से ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं कि हम नहीं तो हमारे कोई और, लेकिन 2 टिकट, और बीजेपी टिकट देने के लिए बाध्य भी है। हाँ, ऊपर से भले ही कहे कि परिवारवाद, परिवारवाद, एक ही परिवार, एक ही परिवार, राजशाही परिवार, ये सारी चीज़ें जपती रहे, लेकिन इनके अंदर खाने क्या चल रहा है सभी लोगों को मालूम है। अब जरा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ें कि देखें आखिर होता क्या है। ये जो विद्वेष की भावना जो हम इसके पहले भी
वीडियो बना करके दे चुके हैं कि किस प्रकार से विद्वेष की भावना चल रही है। हुआ है क्या, जब तक ये प्रचारक थे तब तक तो ठीक था, प्रचारक के बाद ये पॉलिटिक्स में इधर आए, मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी 10 वर्ष के लिए बन गए, फिर 15वें वर्ष में फिर आने वाले हैं ये। अब इससे हो रहा है क्या कि आरएसएस की जो इकाई है वह सोच रही है कि अब दूसरे कैडर के नेता को भी आगे बढ़ाने का समय आ गया है, तो वे चाहते हैं दूसरे कैडर के नेता को बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए बीजेपी से ही, आरएसएस का ही माने जो पार्ट हो उससे चाह रहे हैं कि वे आगे आवें। लेकिन मोदी जी हैं कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं ना, जब तक हम जीवित हैं तब तक रहेंगे, पता नहीं। तो इससे आरएसएस नाराज है और इनके कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण आरएसएस नाराज है और वो नहीं चाहता है कि 2025 सितंबर के बाद ये कंटिन्यू करें। वो चाह रहा है हर हालत में कि इनको अपदस्थ करके दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस की पकड़ और जो एनडीए के घटक दल हैं उनके पास इनकी पकड़ नहीं है, और उनके पास इनकी पकड़ नहीं होने के कारण ये किसी भी रूप में किसी दूसरे स्टैंडर्ड के नेता को आगे बढ़ाने के लिए वे उस प्रकार से मजबूती उन्हें नहीं मिल रही है जिस प्रकार से मजबूती मिलनी चाहिए। मान लिया जाए गडकरी जी को, तो गडकरी जी के बाद फिर और कौन, क्योंकि गडकरी जी को सभी ऑपोजिशन के पार्टी उसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं, यह भी डाउटफुल है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, नेपथ्य में सब कुछ चल रहा है, इन्हें हटाने के लिए सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये इस प्रकार से मजबूती भरे कदम से वहाँ पर खड़े हैं कि इन्हें हटाना भी ऑपोजिशन के लिए और खुद आरएसएस के लिए, बहुत सारे इनके भी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इन्हें नहीं चाहते हैं, फिर भी डरे सहमे रूप में वे इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा है इन लोगों के बीच का द्वंद्व, यह मामूली द्वंद्व नहीं है। आगे चल कर के हो सकता है यही द्वंद्व वह कोई विस्फोटक रूप ले ले और मोदी जी को वहाँ से हटा दिया जाए और दूसरे जो कैडर ग्रुप हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जाए। इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये अभी जो फ्लैश और ये लाइमलाइट में हैं कि ये फॉरेन जो पॉलिसी है उसके लिए अपने को मैंने एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हाल ही में चाइना के साथ जो डिस्प्यूट था उसे कहा जाता है, मुझे मालूम नहीं है कि यह सही है अथवा गलत है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों लोग टेबल पर बैठ करके ये एग्री हुए हैं कि हम लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे ट्रूप्स का। अब सही कितना होगा, क्या भारत घुटने टेक दिया है या चाइना घुटने टेक दिया है? चाइना के बारे में तो यह स्पष्ट है कि चाइना घुटने टेकने वाला नहीं है। क्या भारत ही घुटने टेक दिया किसी कारणवश? हो सकता है कि राहुल गांधी जी के डर से ये कुछ समझौता हुआ हो। तो ये नहीं कहा जा सकता है पर्दे के पीछे या नेपथ्य में क्या चल रहा है, क्योंकि उसका जब तक हम लोगों के पास कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं आ जाता तब तक हम लोग ऐसे ही डिलेमा में रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे और इनकी तूती बोलती रहेगी फॉरेन ये पर फॉरेन पॉलिसी पर ये अपने आप को एकदम पूरा आगे जो है बढ़ाते रहेंगे और उसी के आवरण में ये अपने आप को डिक्टेटर के रूप में पदस्थापित करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। ये 1 लाख हों 5 लाख हों जो सदस्य बनने जा रहे हैं, ये 5 लाख सदस्य का माने उसको बहाल करने का सरकारी पैसे पर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि वे आएंगे और विदाउट एनी पॉलिटिकल एम वे रहेंगे? बिना पॉलिटिकल एम के तो कुछ नहीं होगा।
उनको ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ पॉलिटिकल असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके आधार पर ये अपनी ऐसी नींव खड़ा करने जा रहे हैं जिससे कि आगे इनके माने कोई अवरोध बन करके आगे नहीं आ सके। तो यही इनकी पॉलिसी है, इसीलिए आरएसएस पर एकदम फुल कंट्रोल ये कर लेना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, जिससे कि इनका घर में ही कोई भी विरोध नहीं कर पाए। बाहर के विरोध को इनका मानना है कि हम झेल लेंगे, लेकिन घर के विरोध को झेलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पहले घर के ही हर्डल को हम दूर कर लेंगे और आरएसएस को खास करके इतना कमज़ोर कर देंगे जिससे कि वो कभी हमारे ऊपर इंडेक्सिंग नहीं कर सके। उसके पैरेलल में एक संस्था हम खड़ा कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।